हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पहला फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड दूसरा होने वाला है आपका मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो पिछले लेक्चर का टॉपिक ही था यूरिन फॉर्मेशन का। और यूरिन फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे 3 प्रोसेसेस पढ़े थे। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था और सिक्रीशन हो रहा था। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा था और उसके बाद वहां पे ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, जो भी चीजें इस बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में आ रही थी, इस ट्यूब्यूल में आ रहा था, उसको हम क्या कह रहे थे, फिल्ट्रेट कह रहे थे। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है, तो ये फिल्ट्रेट क्या है, फिल्ट्रेट ही आगे जा करके एज अ यूरिन क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से। इतनी बातें तो हमें पता है। अब देखो, ये जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, रिनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ग्लोमेरुलर रहता है, टप टप कैपिलरीज। ठीक है, तो यहीं से ब्लड फिल्टर हो करके यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे आती हैं ट्यूब्यूल में, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ से कहाँ जाएगी उसको हम देखेंगे। तो ये जो फिल्ट्रेट है रिनल ट्यूब्यूल में, सबसे पहले ये बोमन्स कैप्सूल में आती है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के बाद वो पीसीटी, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप इसमें देख रहे हो, पीसीटी में जाएगी। पीसीटी से वो हेनलेज लूप, ठीक है, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लिंब, ये क्या हो गया, असेंडिंग लिंब, ऊपर चढ़ता हुआ। तो उससे होते हुए ये चली जाएगी यहाँ पे आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में। ओके, उसके बाद ये जो डीसीटी है वो कहाँ पे खुलता है, स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रेट ट्यूब है और इसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे मैनी डीसीटीज क्या होते हैं, ओपन होती हैं। फिर उसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिल करके ये सारे के सारे कन्वर्ज होते हैं और ओपन होते हैं किसमें, मेडुलरी पिरामिड में। फिर ये जो फिल्ट्रेट है, कौन, ये यहाँ पे जो फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, जो लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो मेडुलरी पिरामिड से वो जाएगा कैलिक्स में, कैलिक्स से वो जाएगा रीनल पेल्विस में। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा यहाँ पे आपका जो है यूरेटर है उसमें, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फिल्ट्रेट का जो है फ्लो। ठीक है, फिल्ट्रेट का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है और वो कैसे हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है, जो कि ग्लोमेरुलर से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल में छन करके आ रहा है। तो ये जो फिल्ट्रेट है इसमें बहुत सारा वाटर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। स्पेशली वाटर का कंजर्वेशन यहाँ पे करना जो है जरूरी होता है। तो यहीं पर फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स। ठीक है, कि जब ये फिल्ट्रेट इस पूरे नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में जब वो फ्लो हो रहा होता है, तो इनका जो है यहाँ पे काम क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी। तो यहाँ पे क्या होता है, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम which increases the surface area for the reabsorption. Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by the segments. अब देखो ये जो पीसीटी है,
ठीक है? ये स्टार्टिंग का जो यहाँ पे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है पीसीटी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेनली रीएब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन का काम, और उसमें भी नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे यहीं पे ही क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट भी यहीं पर ही रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, और पानी भी, वाटर भी यहीं पे ही रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब देखो, रीएब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये जो पीसीटी होता है, ये जो इसका जो ट्यूब होता है वो किससे लाइंड होता है, लाइंड का मतलब यहाँ पे जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसके अंदर की कोशिकाएं यहाँ पे किससे बनी हुई होती हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आता है आपका क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड इपिथीलियम। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे जो है आपका सीलिया प्रेजेंट होगा, और ये जो ब्रश बॉर्डर की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो, अगर पीसीटी, ये क्या हो गया, पीसीटी है, अगर उसकी कोशिकाएं सिर्फ इस तरह से होती, ठीक है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इसकी कोशिकाएं किस तरह से हैं? इस तरह से बहुत सारे उसमें सीलिया उपस्थित हैं, ब्रश, ठीक है, कोई भी ब्रश होता है ना, उसके जैसा ये अपीयरेंस दे रहा है आपको। तो अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है, यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो भी सरफेस है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है। अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे पीसीटी में आपका जो है सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का काम यहीं पर ही होता है। और ये जो पीसीटी है वो लाइंड होता है, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। इस चीज को हमने और कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर 7 में, जब हम जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, तब मैंने वहाँ पर आपको ये चीज बताई थी। उस चैप्टर में पहले ये सारी चीजों को एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है पूरे एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फैली हुई हैं, जिसको मैंने आपको एक जगह पर बताया हुआ था, तो उसको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात तो समझ में आई। ठीक है, अब देखो आगे ये पीसीटी और क्या काम करता है। पीसीटी also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of HCO3 minus from it bicarbonate ion। ठीक है, तो पीसीटी का काम यहाँ पे और रीअब्जॉर्प्शन के अलावा और है, और वो क्या है, मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी का पीएच है, और आयनिक बैलेंस का मतलब जो भी वहां पे आपका जो आयन्स उपस्थित होते हैं आपकी बॉडी फ्लूइड में, स्पेशली ब्लड में, तो उसको वो बैलेंस करने का काम करता है। कैसे वो करता है, तो पहला तो है आपका सिलेक्टिव सिक्रीशन। ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन मतलब कि वो किसका किसका यहाँ पे सिलेक्टिव चीजों का ही सिक्रीशन करता है, किसमें, फिल्ट्रेट में, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। तो अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस को वो किसमें सिक्रीट करता है, फिल्ट्रेट में सिक्रीट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये क्या है, अगर आप इसको ले लो, ये क्या हो गया, आपका पीसीटी हो गया। पीसीटी में हमें पता है कि यहाँ पे लिक्विड उपस्थित है, जो कि क्या है भाई, फिल्ट्रेट है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में ये जो पीसीटी है वो क्या डालेगा अपना, इस फिल्ट्रेट में वो जो है क्या क्या ऐड करेगा, क्या क्या सिक्रीट करेगा, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन एंड आयन और अमोनिया को वो इस फिल्ट्रेट में क्या करता है, ऐड करता है, सिक्रीट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, दूसरी चीज ये क्या करता है, फिल्ट्रेट से, ठीक है, फिल्ट्रेट में जो HCO3 माइनस उपस्थित होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो उपस्थित होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके किस में छोड़ देगा, ये फिर से ब्लड स्ट्रीम में उसको दे देगा। ठीक है, HCO3 माइनस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं ब्लड में। ठीक है, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये जो पीसीटी है वो सिक्रीट कर रहा है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को, किसमें, फिल्ट्रेट में। ठीक है, ऐड कर रहा है, और फिल्ट्रेट में जो भी आपका बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये काम हुआ किसका, पीसीटी का। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है आपका पीसीटी के बाद हेनलेज लूप। ठीक है, तो हेनलेज लूप जो है हेयर पिन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलो इतना तो हमें पता है। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे जो हेनलेज लूप है ना, तो हेनलेज लूप में आपका जो है रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कम होता है। स्पेशली आप जो है यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब को आप देख लो। असेंडिंग लिम्ब कौन सा है भाई? देखो, ये क्या है, ये जो लिम्ब है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये जो लिम्ब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन जो है सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो, तो ये जो हेनलेज लूप है, इसका मेन काम क्या होता है यहाँ पे? इसका जो मेन काम होता है वो होता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करना। ठीक है, तो हेनलेज लूप जनरली कहाँ पे लोकेटेड होता है? मेडुलरी रीजन में। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो किडनी है इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, ऊपर साइड वाला जो है कॉर्टेक्स, और यहाँ पे जो नीचे साइड है उसको हम क्या कह रहे थे? मेड्यूला कह रहे थे। तो ये सारी चीजें एनाटॉमी हमने पढ़ी है किडनी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये जो हेनलेज लूप है वो ये जो मेड्यूलर रीजन होता है उसमें जो है ज्यादातर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इसका मेन काम ये हो जाता है कि यहाँ पे जो हाई ऑस्मोलैरिटी है उसको वो क्या करता है? मेंटेन करता है, ये जो मेड्यूला में इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसमें। अब ऑस्मोलैरिटी क्या है? देखो, ऑस्मोलैरिटी क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद, यहाँ पे 3-4 स्लाइड के बाद हम देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि हेनलेस लूप जो है ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. अब देखो, हेनलेज लूप में एक तो है आपका डिसेंडिंग लिम्ब जो कि नीचे जा रहा है जिसको मैंने यहाँ पे डीएल लिखा हुआ है, और एक है असेंडिंग लिम्ब जो कि ऊपर जा रहा है जिसको मैंने यहाँ पे एएल लिखा है शॉर्ट में। तो यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है? परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इसका मतलब वाटर जो है इसके आर पार इस तरह से आ जा सकता है, परमिएबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, आयंस की बात करें, स्पेशली NaCl की अगर आप बात करें, तो वो जो है यहाँ पे उसका आना जाना क्या होगा? बंद होगा। वो इसको यहाँ पे इसका आना जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ये जो लिम्ब है वो वाटर के लिए कैसा है? वाटर के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब टू द मेडुलरी फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे इसको देखो, ये जो इमेज है फिगर 16.5, इसमें आपको शो किया गया है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, और एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स। तो अ, देखो, ठीक है, पहले हम यहाँ पे पीसीटी के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसको हम देखते हैं। तो पीसीटी में हमने देखा था कि ये जो HCO3 माइनस है वो फिल्ट्रेट से क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि NaCl, वाटर और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और यहाँ पे K+ भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो एरो है इसको आप यहाँ पे लिख लो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये जो एरो है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो पीसीटी होता है वो अंदर जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसमें सिक्रीट करता है H+ और NH4। तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल के इस पर ये जो एरो हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये सिक्रीशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है ये जो भी मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर से क्या होता है? परमिएबल होता है वाटर के लिए, और NaCl जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए इम्परमिएबल होता है। तो वाटर यहाँ पे क्या होता है? ये जो ट्यूब्यूल है, तो ये जो ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है तो वहां से वो कहाँ आ जाता है? ये जो मेड्यूला है, इंटरस्टिशियल मेड्यूला है, वहां पे वो आ जाता है। तब क्या होता है? देखो, water moves out from descending limb to the medullary fluid as it, मतलब कि फिल्ट्रेट मूव्स डाउन, फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेटेड। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, फिल्ट्रेट यहाँ पे आया,
ठीक है? यहाँ पे पीसीटी में इस फ़िल्ट्रेट से जो भी एब्ज़ॉर्प्शन होने थे वो हो गए, जो भी सिक्रीशन जो है यहाँ पे करना था वो चीज़ हो गया। अब जैसे-जैसे ये फ़िल्ट्रेट नीचे आ रहा है, ठीक है? वैसे-वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो भी वाटर जो इस फ़िल्ट्रेट में प्रेज़ेंट है वो कहाँ पे आने लगता है, ये जो मेड्यूलर रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यहाँ पे, उसमें वो जो है क्या होता है, आने लगता है। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है? इस फ़िल्ट्रेट में वाटर है, इस फ़िल्ट्रेट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है? अगर यहाँ से आप वाटर को निकाल दो, अगर आप यहाँ से वाटर को निकाल दो, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब हम क्या समझते हैं, ठीक है? कंसंट्रेटेड का मतलब है क्या कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो वाटर क्या है, यहाँ पे मान के चलो आप सॉल्वेंट है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे उपस्थित है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है? अमोनिया हो गया, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या हो जाएँगे, आपके सॉल्यूट हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है? जितना भी है, तो उसके बाद जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पे अंदर में जो है वाटर की कमी हो जाएगी और सॉल्यूट जो है उतना ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, जो फिल्ट्रेट है, वो कंसंट्रेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जाता जाएगा ये जो फिल्ट्रेट है, वाटर जो है यहाँ से बाहर निकलता जाएगा, और जब बाहर निकलता जाएगा वाटर, तो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो सॉल्यूट है उसका जो मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब उसके बाद यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे जाएगा, अब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, ऊपर की तरफ। तब क्या होगा, देखो असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तब क्या होगा, ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर। मतलब कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है, अब यहाँ पे ये जो असेंडिंग लिम्ब है, तो इसमें जो भी फिल्ट्रेट उपस्थित है, तो यहाँ से वाटर जो है आर पार नहीं आ जा सकता। लेकिन इट अलाउस द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस है, उसको वो यहाँ पे आने जाने देता है। कौन, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, या तो वो एक्टिवली होगा या फिर पैसिवली होगा। ज्यादातर एक्टिवली होता है। एक्टिवली होने का मतलब है कि यहाँ पे एटीपी का जो है खर्च होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में हमने देखा था कि वहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पानी वहां पे कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl, NaCl क्या है, सॉल्यूट है, तो NaCl यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है फिल्ट्रेट से। ठीक है, तो फिल्ट्रेट यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आप मान के चलो डाइल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। तो इसीलिए लिखा है, तो यहाँ पे जो जब कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, ठीक है, जब वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मूव्स आउट फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो यहाँ पे जो NaCl है वो क्या करता है, ये जो ट्यूब्यूल है वहां से वो मेडुलरी फ्लूइड में एंटर करता है। तब क्या होता है, फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड। तो फिल्ट्रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। अब डाइल्यूट होने का मतलब क्या है भाई, अब देखो, यहाँ पे अगर आपका कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई पहले कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ पे जो है इसी सॉल्यूशन को आप थोड़ी देर देर बाद लिए, और अभी आपने क्या किया है कि यहाँ से जो भी सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल NaCl है, उसको आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे उसका कम हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन कम हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट होना कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट होना कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वहां पे जो सॉल्वेंट है वो कम है और सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। और डाइल्यूट का मतलब है कि वहां पे सॉल्यूट की मात्रा अब कम हो गई है। ओके, चलो। तो ये तो हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की कहानी, कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि अभी ये काउंटर करंट जो पैटर्न है, मैकेनिज्म है, उसको समझने में ये क्या होगा, ये काम आएगा। ठीक है, चलो।
अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात आती है किसकी, डीसीटी की, डिजिटल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, ओके तो हमने वहां पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो हम पहले यहाँ पे इसको एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज हमने पढ़ी। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, तो ये चीज क्या करती है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड बनाती है, ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है। फिर द ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively, ठीक है, ये चीज हमने देखी। therefore as the concentrated filtrate pass upward, जैसे जैसे आपका जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जाता जाता है, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid, तो ये क्या होते जाता है, ये डाइल्यूटेड होते जाता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फिल्ट्रेट से मेडुलरी फ्लूइड के तरफ हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो डीसीटी है, तो डीसीटी में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब हमेशा ये काम, ये चीज होगी नहीं, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी, कंडीशन का मतलब क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तब जरूर यहाँ पे सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। DCT is also capable of reabsorption of HCO3 minus and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. तो डीसीटी का काम यहाँ पे और क्या है, मेंटेन दी पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन दी ब्लड, तो ब्लड में जो भी सोडियम एंड पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है और ब्लड का जो पीएच है, उसको मेंटेन करने में डीसीटी भी क्या करता है, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। कैसे करता है, देखो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस, मतलब कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे जो NaCl, मतलब कि जो सोडियम आयन है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसका ये यहाँ पे क्या करता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है। आप यहाँ पे इस इमेज में लिख लो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करके, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, यहाँ पे पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन के प्लस और NH3 का यहाँ पे क्या करता है, सिक्रीशन करता है, किस में सिक्रीट करता है भाई, फिल्ट्रेट में। तो यहाँ पे आप लिख लो ये क्या है, पोटेशियम आयन, H प्लस आयन, और यहाँ पे आप इस तरह से बना लो एरो करके अमोनिया, तो अमोनिया का भी सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा है फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट में इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। तो देखो ये जो HCO3 है वो भी आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो सोडियम पोटेशियम आयन है ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्लड में ही देखने को मिलेगा। जो पीएच है वो भी यहाँ पे किसके पीएच की बात हो रही है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड हमारा क्या है, ब्लड है। तो यहाँ पे ब्लड का सोडियम पोटेशियम बैलेंस और पीएच, ठीक है, ओवरऑल होम्योस्टेसिस की जो हम बात करते हैं उसको यहाँ पे मेंटेन करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डीसीटी का काम हो गया, और ये डीसीटी का सारा काम आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, सो दैट इज द सेम इमेज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। This long duct extend from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla। तो यहाँ पे अगर आप कलेक्टिंग डक्ट को देखें इस इमेज में, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से कहाँ होता है, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से लेकर के इनर मेड्यूला तक, ठीक है। तो ये मेड्यूला है, और जब आप डीप में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इनर मेड्यूला तक ये इस तरह से एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, चलो तो ये तो हमने देख लिया। Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। अब देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका मेजर काम क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम, ये सीटी का मतलब है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। किस लिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ताकि आप क्या कर सको, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सको। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है कि जो भी फिल्ट्रेट स्टार्टिंग में जो फॉर्म हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेट यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ इसमें तो देखो
इसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है? इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके? और यहाँ पे जो हमारा किडनी है, जो नेफ्रॉन है, वो इतना सारा फंक्शन इसीलिए करता है ताकि हम अपनी बॉडी में क्या कर सकें, वाटर का कंज़र्वेशन कर सकें, पानी बचा सकें, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट है या पूरा सिस्टम है वो क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है ताकि हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो सके, ताकि इस यूरिन में ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस ना हो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वही क्या हो सके, यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो सके, ओके? नाउ दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। अब यहाँ पे दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, किस लिए? ताकि वो ऑस्मोलैरिटी को रख सके, मेंटेन कर सके। देखो, यहाँ पे आपको इस इमेज में देख रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है, जो भी फिल्ट्रेट में जो यूरिया प्रेजेंट है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, ये जो इंटरस्टिशियल, ये जो मेड्यूला है ना, इसमें भी इस तरह से फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें इस यूरिया को वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। क्यों पास कर रहा है? ताकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, ठीक है? टेंशन मत लो, ऑस्मोलैरिटी को मैं भी अच्छे से समझाऊंगी। अब देखो, नाउ it also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of body by the selective secretion of H plus and K plus ions. तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है बॉडी के पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड, ओके, तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का ये क्या करता है, यहाँ पे सिक्रीशन करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख लो कि ये H प्लस आयन और पोटेशियम आयन का यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट में ऐड कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, काम हो गया, ओके? अब देखो, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो भी टिब्यूल्स हैं उनके फंक्शंस, कि फिल्ट्रेट को मतलब फिल्ट्रेट जब इस टिब्यूल से, इस पूरे टिब्यूल से जब वो मूव करता है तो यहाँ पे किन किन चीजों का कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है? और हमने यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस देखे, जैसे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए परमिएबल होता है और असेंडिंग लिम्ब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है, ओके? ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वाटर है वो, ये जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, वहां से वो बाहर आ रहा है, किसमें? ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें। इसी तरह से यहाँ पे NaCl भी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐसे ही आ रहा है कि हाँ भाई चलो वाटर को इसमें हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देते हैं, अब NaCl को छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आया तो चलो मैं यूरिया को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा होगा जो कि इस वाटर को, ठीक है, जो फिल्ट्रेट में, जो यहाँ पे इस फिल्ट्रेट में जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिर से रीअब्सॉर्ब होने के लिए मजबूर कर रहा होगा, ठीक है? तो उसी चीज को हम यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? या तो फिर मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कि वहां पे जो भी वाटर का मूवमेंट है या NaCl का मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो क्यों हो रहा है उसका सिंपल सा आंसर तो यही है कि यूरिन को जो भी फिल्ट्रेट है उसको कंसंट्रेट बनाने के लिए वहां पे, और वाटर का जो है कंजर्वेशन करने के लिए वहां पे जो है ये काम हो रहा है। अब देखो, इसको हम अभी बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे जो भी मैमल्स होते हैं उनमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का क्या होता है, एबिलिटी होता है। हेनलेस लूप एंड वासर रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब इसमें जो ये जो हेनलेस लूप है एंड वासर रेक्टा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The flow of filtrate in the low limbs of the Henle's loop
is in opposite direction and thus forms a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. अब देखो काउंटर करंट जो आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हो उसका मतलब क्या है? तो हमें पता है कि फिल्ट्रेट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। फिल्ट्रेट पहले बोमेन्स कैप्सूल में आता है, फिर उसके बाद वो जो है हेनलेज लूप में जो है एंटर करता है, ठीक है। अब हेनलेज लूप के पास यहाँ पे टू लिम्स होते हैं, ओके। और ये दोनों के दोनों लिम्स कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक तो डिसेंडिंग हो गया, एक तो असेंडिंग। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग मतलब कि जो भी लिक्विड होता है वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है वो जो भी लिक्विड है वो यहाँ पे ऊपर जा रहा होता है। तो इसी को बोला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिल्ट्रेट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट होता है, जो भी लिक्विड इस ट्यूब्यूल में होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो होता है। उसी को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? काउंटर करंट कह रहे हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे पेरीट्यूबुलर जो आर्टरीज होते हैं, जिसमें से वासा रेक्टा जिसमें से एक है, तो वासा रेक्टा जो है यहाँ पे इसी जो हेनलेस लूप है उसके पैरेलल चलती है। तो उसमें भी यहाँ पे जो है पैरेलल चलती है, तो उसमें भी असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वासा रेक्टा है तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक तो नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे वासा रेक्टा में भी आपको काउंटर करंट पैटर्न देखने को मिलता है। तो काउंटर करंट पैटर्न क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे जो दो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो फ्लूइड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उसी को काउंटर करंट कहते हैं। और काउंटर करंट आपको हेनलेज लूप में भी देखने को मिलेगा और आपको ये जो वासा रेक्टा है जो ब्लड वेसल है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। दैट्स इट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। अब हमें पता है कि ये जो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा जो है क्लोजली जो है सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, आसपास जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो क्लोजनेस है, ये जो प्रॉक्सिमिटी है और इनमें जो काउंटर करंट जो हो रहा है, तो ये किस में हेल्प करता है? ये मेनली हेल्प करता है आपको आपका जो है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने में। कहाँ पर? टुवर्ड्स द इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। इसका मतलब क्या है? जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें जो आपकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है और इनर मेड्यूला जो है उसमें 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अच्छा, तो ऑस्मोलैरिटी क्या है? देखो, ऑस्मोलैरिटी कुछ नहीं है। ऑस्मोलैरिटी इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मो ऑस्मेटिकली एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? कोई सॉल्यूशन है मान के चलो, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होते हैं? सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। क्या ये हमें पता है? ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके दोनों मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके। अब देखो ऑस्मोलैरिटी क्या बोला जा रहा है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स कुछ और नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। तो कितना सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को ही हम यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बोल रहे हैं। एक्टिव पार्टिकल्स का मतलब क्या है? सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, अगर आप प्योर वाटर को लोगे जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ भी घुला हुआ नहीं है, तो उसका जो उसमें जो है आप बोलोगे कि प्रेशर जो है जीरो है, ठीक है। प्योर वाटर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ये चीज आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या डाल देते हो? आप इसमें जैसे ही सॉल्यूट डाल देते हो, जैसे आपने नमक डाल दिया, ठीक है, NaCl डाल दिया या कुछ और डाल दिया, वैसे ही तो जो भी यहाँ पे जो सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं वो इसमें अपना प्रेशर लगाने लगते हैं। क्या लगाने लगते हैं? प्रेशर लगाने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को ही यहाँ पे बोल दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। अब देखो, तो
जैसे अगर हम सब्सटेंस जैसे यहाँ पे है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की बात करें तो ये डिसोशिएट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ग्लूकोज को उसमें घोलोगे तो वो जो है 1 ऑस्मोलैरिटी जो है शो करेगा, मतलब एक ही पार्टिकल वो कंसीडर करेंगे उसको। अगर 1 मोलर आप क्या करोगे, NaCl अगर आप घोलते हो तो यहाँ पे जो है 2 पार्टिकल होंगे, एक तो Na+ और दूसरा Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो है ऑस्मोलैरिटी उसको हम काउंट करेंगे। अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पे कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल कैल्शियम+2 आयन और 2Cl3, मतलब कि टोटल 3 पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन दी सॉल्यूशन। तो आपको जो है सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया होगा और उसमें जो है कितने पार्टिकल्स हैं, जैसे NaCl है तो उसमें आप जो है 2 पार्टिकल्स उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्मोलैरिटी को आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। इसका यूनिट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूनिट क्या है, ऑस्मोल्स पर लीटर, या तो इसको हम ऑस्मोल को क्या लिखते हैं, OSM पर लीटर, मतलब कि बटा लीटर। ओके, और इसी को और क्या लिखेंगे, मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इस तरह से ये इसका जो है क्या होता है, यूनिट होता है, ये आपको याद रखना है। तो हम ऑस्मोलैरिटी पढ़ क्यों रहे हैं, देखो इसका बहुत क्लोजली रिलेशन है ऑस्मोसिस से। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। अब देखो लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, दो सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसमें जो है देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो है मैंने आप मान के चलो 4 सॉल्यूट के क्या है, पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स, और इसमें जो है 8, इसमें आप मान लो कितने हैं, 8 पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और ये जो है कम कंसंट्रेटेड है, मतलब कि इसकी तुलना में, इस सॉल्यूशन के तुलना में ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, डाइल्यूटेड है। ये मुझे पता है क्या, ओके। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता ही है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि वो जो है सिलेक्टिव परमेबल होती है, हर किसी को अपने आर पार जाने नहीं देती है। ओके, यहाँ पे जो है सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह जो जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और इस साइड जब आप देखेंगे तो हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे जो भी सॉल्यूट है वो ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट जो है कम है। तो अब यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उपस्थित है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जिधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उधर से वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा, और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, कि यहाँ पे जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो और ये तब तक यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा जब तक कि वो जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं कर लेता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि वाटर जो है हमेशा मूव कहाँ से कहाँ करता है, लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे जहां पे लो कंसंट्रेशन हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, लो ऑस्मोलैरिटी। लो कंसंट्रेशन को ही मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, लो ऑस्मोलैरिटी, और हाई कंसंट्रेशन को मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, हाई ऑस्मोलैरिटी। तो वाटर का मूवमेंट यहाँ पे कहाँ से कहाँ होगा, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी कि कैसे जो है आपका यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, चलो ये ऑस्मोलैरिटी हमें समझ में आ गया, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा वो भी हमें समझ में आ गया। अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इसमें किस तरह से जो है ये बेनिफिट करेगा। तो नॉर्मल जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है, आपके जो भी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
ठीक है? तो इतने जो है वहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। किडनीज रेगुलेटेड ऑस्मोलैरिटी, और यहाँ पे जो किडनी है वो ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है कैसे? बाय एडजस्टिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके, और रेगुलेटिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे जो भी सॉल्ट है उस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके यहाँ पे किडनी जो है ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, मेन चीज हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि यहाँ पे ये जो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा है, इसमें ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है ताकि वो ऑस्मोलैरिटी को, हाई ऑस्मोलैरिटी को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। कहाँ पर? इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है उसमें आपको 300, और इनर मेड्यूला में आपको 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये जो फिगर 16.6 है जिसमें आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा शोविंग काउंटर करंट मैकेनिज्म दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देखो, ये जो ऊपर का रीजन है यहाँ पे, दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये क्या है? आपका मेड्यूला। मेड्यूला को भी यहाँ पे आउटर मेड्यूला और इनर मेड्यूला में यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आप कॉर्टेक्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, 600 टू 900। फिर उसके बाद जो इनर मेड्यूला है उसमें आपको जो है यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या देखने को मिल रहा है? कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है, कि यहाँ पे ये जो मेडुला में जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना यहाँ पे अलग से, उसकी ऑस्मोलैरिटी है। अगर आप फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी की बात करोगे तो जैसे ये क्या है? आपका ग्लोमेरुलर है, ठीक है, एफरेंट एंड इफरेंट एट्रियोल है, ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें आपका क्या है? फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट यहाँ से ये जो ट्यूब्यूल है उसमें मूव होगा, इसमें जो है इसकी अपनी ऑस्मोलैरिटी दी गई है, 300, 400, 600। फिर जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो उसका फिर से 1200 हो गया। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो फिर उसमें जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसका जो ऑस्मोलैरिटी वो 200 हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे ब्लड का भी क्या दिया गया है आपका? ब्लड का भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑस्मोलैरिटी दी हुई है, 300, 400, 600, ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे क्या बता रहा है? कि वहां पे कंसंट्रेशन कितना है। अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। अगर ऑस्मोलैरिटी कहीं पर कम है तो वहां पे सॉल्यूट क्या है? कम है, ठीक है। कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो। ओके, चलो हमें तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे जो भी काउंटर करेंट मैकेनिज्म है वो किस लिए हो रहा है? ताकि वो इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में क्या कर सके? हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। ओके, अब देखो, ओके सो ये हमने कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कॉर्टेक्स में 300, इनर मेड्यूला में 1200, और ये जो ग्रेडियंट है, ये जो डिफरेंस और ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। अब इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle's और Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। तो यहाँ पे क्या होता है? NaCl को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस के द्वारा, ठीक है। और ये एक्सचेंज होता है किससे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, ठीक है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaCl को यहाँ पे ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है वो क्या करता है?
ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब, ये क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये NaCl को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो NaCl को क्या करता है, ये NaCl को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है भाई? एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो NaCl यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख रहा है किसके अंदर, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ठीक है? तो ये NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलकर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ये इस तरह से होता है। फिर उसके बाद ये फिर से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। NaCl को असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ। फिर वो जो NaCl है वो कहाँ पे जाता है? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में। फिर उसके बाद उस NaCl को इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फिर से भेज दिया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, आप या तो लिख लो। ठीक है, पहले ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ ये एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको दूर दूर बनाया गया है, बाकी ये जो वासा रेक्टा है ना वो इसी के साथ पैरेलली यहाँ पे चलता रहता है। ओके, फिर ये यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, असेंडिंग लिम्ब से ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। ओके, नाउ NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting ट्यूब्यूल। अब देखो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है वो कहाँ पे एंटर करता है? एंटर थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये फिर से इंटरस्टिशियम में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो देखो यूरिया जो है यहाँ पे कहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है? तो ये जो असेंडिंग लिम्ब का ये जो थिन सेगमेंट है वहां पे यूरिया जो है एंटर करता है। फिर ये जो यूरिया जो है यहाँ पे डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फिर से किसमें, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें फिर से इसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया जाता है। These transportation of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta counter current mechanism। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है NaCl एंड यूरिया का जो आपने देखा, वो किसके थ्रू किया जाता है? वो किया जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा, स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे हैं। ठीक है, the above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and Vasa recta is called counter current mechanism. Okay. ठीक है, तो हमें तो ये पता चल गया कि कॉर्टेक्स में जो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है और इनर मेड्यूला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। और ये जो ग्रेडियंट है, ये जो अंतर है उसको उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है NaCl एंड यूरिया। और किस तरह से NaCl एंड यूरिया को जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट करके इसका जो ये जो ऑस्मोलैरिटी है उसको 1200 तक किया जाता है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यूरिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो कैसे रही है। देखो, यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट आया, यहाँ पे कितना है? फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जैसे ये जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे की ओर जाती है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये ट्यूब्यूल है, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब बना रही हूँ, यहाँ पे क्या है? फिल्ट्रेट है। यहाँ पे जो है 300 करीब आपका जो है कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे ये आएगा तो ये 400 500 600 यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया। अब देखो, 600 ऑस्मोलैरिटी, 600 ऑस्मोलैरिटी, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और ट्यूब्यूल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा? हाँ, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में जो भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है,
तो फ़िल्ट्रेट में जो भी वाटर आपका प्रेज़ेंट है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो ये जो ये ट्यूब है, असेंडिंग जो लिम्ब है वहाँ से निकल कर के कहाँ पे इंटरस्टिशियम में आने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे-जैसे वाटर यहाँ से निकलते जाएगा वैसे ही ये जो फ़िल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड होते जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 400 से वो कितना हो गया यहाँ पे 600, फिर यहाँ पे वाटर निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 600 यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी है, लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे जा रहा है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई 900। ठीक है, तो 900 हो गई तो मतलब कि फिर से यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, फिर से वाटर जो है यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो 600 से ये कितनी हो गई 800 हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से वाटर निकलते निकलते यहाँ पे फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है या जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है कितना ज्यादा वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। अब अब क्या होगा, अब ये जो फ़िल्ट्रेट है, वो इस डिसेंडिंग लूप में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले में ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तब फिर यहाँ पे जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होते जाती है, कम होते जाती है। क्यों कम होते जाती है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो है ये जो असेंडिंग लिम्ब है उसके परमिएबल होता है और ये सारा का सारा निकल करके कहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है, ये जो वासा रेक्टा का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पे वो एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो जैसे अगर आप कोई यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें उसमें से अगर आप सॉल्यूट को निकालते जाओगे तो उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 900 जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है 600 400 300, अब यहाँ पे जब वो डीसीटी के पास पहुंचा है तो इसका जो है यहाँ पे 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही ऑस्मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो, अब ये जो है यहाँ पे फिर से डीसीटी से वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे डीसीटी में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब जब ये कहाँ पे आता है, डीसीटी में आता है, तो नॉट डीसीटी, जब ये कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन फिर से देखने को मिलेगा। हमने वहां पे पढ़ा था कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन आपका जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो सके। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे वाटर इतना ज्यादा जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो ट्यूब्यूल के अंदर जो भी फिल्ट्रेट है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना है 200। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला, तो हमें पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएंगे कंसंट्रेशन वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो इसमें ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस में बहुत सारे वाटर जो है यहाँ से क्या होंगे, निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है और यूरिया का जो फ्लो है उसको तो हमने देख ही लिया है कि कैसे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को ये जो इनर मेड्यूला है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें छोड़ देता है ताकि इसकी ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। ठीक है, जो हाई ऑस्मोलैरिटी है वो बनी रहे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium। ठीक है, तो जो भी यूरिया एंड NaCl का हमने पैसेज देखा तो वो जो है हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate urine। Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। ओके, तो यहाँ पे जो भी काउंटर करेंट मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है और इस तरह का जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है और जिसके
रिजल्ट में आपका जो है कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमन किडनी 4 टाइम जो है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, किससे? फिल्ट्रेट से। मतलब कि आपका जो फिल्ट्रेट जिस भी कंडीशन में है उसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट है, तो इसको जो है क्या करता है, ये 4 टाइम जो है ये कंसंट्रेटेड कर देता है, मतलब कि उसमें का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो दैट इज दी काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, तब आपको ये जो है चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।